हाय गाइस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, यानी कि अंतःश्वसन और बहिःश्वसन, श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालना, वो प्रक्रिया कैसे होती है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जो हम श्वास लेने की जो प्रक्रिया है उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है। तो इसको जो कंट्रोल करता है वो होता है नर्वस सिस्टम। तो आज की क्लास में बात करने वाले रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, और उसमें भी कौन सा, न्यूरल कंट्रोल, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो उसको नियंत्रित करता है। तो आज हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग और उसका भी कौन सा, न्यूरल कंट्रोल, यानी कि तंत्रिकीय नियंत्रण। हम जो श्वास लेते हैं, कभी जैसे हम तेज़ भाग कर आए या पहाड़ी पर चढ़े अपन, तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो हमारी जो रेस्पायरेटरी जो रिदम होती है, श्वास लेने की जो लय होता है वो बहुत बढ़ जाता है। हम तेज़ी से श्वास लेते हैं अपन। तो ये जो सांस का तेज़ी से लेना और जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, इन सब को कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम। इसका न्यूरल कंट्रोल होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र इसको नियंत्रित करता है। अब जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो हमको ब्रेन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम ब्रेन को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि रेगुलेशन को से रेस्पायरेशन को कैसे रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम वो। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारे शरीर में कुछ एक पॉइंट समझते हैं, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वॉलंटरी रिएक्शन, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है प्रमस्तिष्क। कौन कंट्रोल करता है, प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैरिब्रम। सैरिब्रम सैरिब्रम उसको कंट्रोल करता है। और दूसरी होती है अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉल्यूंट्री, अनैच्छिक क्रियाएं। जो अनैच्छिक क्रिया होती है उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो अनैच्छिक क्रिया होती है उनको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तीसरी है ऐच्छिक पेशियों की क्रिया। ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ होती है। तो जो ऐच्छिक पेशियाँ होती है, ऐच्छिक पेशियाँ, उनको कंट्रोल करता है अनुमस्तिष्क। अभी हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। अनुमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सैरिबेलम। सैरिबेलम एक होता है सैरिब्रम, एक होता है सैरिबेलम। सैरिब्रम होता है प्रमस्तिष्क और सैरिबेलम होता है अनुमस्तिष्क। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इच्छा से होती है उसको हम कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, जो कि सैरिब्रम कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, जैसे कि ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और उनको नियंत्रित कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा उनको नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशियाँ जो उनकी स्वयं की इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट होती है उनको हम कहते हैं ऐच्छिक पेशियाँ। जैसे कि हम बात करते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि पसलियों के बीच में होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। हमने पढ़ा था EICM और IICM। तो इंटरकॉस्टल जो मसल्स होती है वो कैसी है, ऐच्छिक पेशियाँ है। तो ऐच्छिक पेशियों को रेगुलेट कौन करता है, सैरिबेलम। और अनैच्छिक क्रियाएं, श्वसन कैसी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। क्या वो हमारी इच्छा से होता है, हम चाहे तो 1 घंटे तक श्वास रोक के रखें, संभव नहीं है। तो श्वसन कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। तो श्वसन को नियंत्रित कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। श्वसन के समय कौन सी पेशियाँ होती है, ऐच्छिक पेशियाँ। कौन सी, श्वसन के समय कौन सी पेशियाँ यूज होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम की रेडियल मसल्स। समझ लो ना, श्वसन के समय कौन सी पेशियाँ यूज होती है, देखो ध्यान दो। अगर हम बात करते हैं श्वसन, तो श्वसन के सामान्य श्वसन के समय 2 पेशियाँ यूज होती है। एक तो कौन सी, EICM, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इसकी पूरा अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, EICM। और दूसरी कौन सी होती है, अरीय पेशियाँ, जो कि डायफ्राम में होती है। एक तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यानी EICM, ये जो पेशियाँ होती है वो, और अरीय पेशियाँ, ये दोनों काम आती है। अब ये दोनों कैसी पेशियाँ है, ऐच्छिक पेशियाँ हैं।
उनकी स्वयं की इच्छा से चलती है? क्या हमारी इच्छा से ये पेशियाँ चलती है? नहीं। तो ये कैसी होती है? ऐच्छिक पेशियाँ, जो अपने स्वयं की इच्छा से चलती है, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इन ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित कौन करता है? सेरेबेलम। और श्वसन कैसी क्रिया है? श्वसन की बात करिए, कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा से नहीं होता है, अनैच्छिक क्रिया है। तो देखिए, ये अनैच्छिक क्रिया है और ऐच्छिक पेशियों द्वारा होती है। इट मीन कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ब्रीथिंग का जो न्यूरल कंट्रोल है वो कौन कर रहा है? एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और दूसरा सेरेबेलम। ये दो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और ये दोनों किसके भाग है? ब्रेन के भाग है। दोनों दोनों किसके भाग है? ब्रेन के भाग है। तो जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग है, जो कि एक प्रकार का न्यूरल कंट्रोल है, जो श्वसन का नियंत्रण है, वो एक प्रकार का कैसा है? तंत्रिकीय नियंत्रण है। किसके द्वारा नियंत्रण होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और जब बात आती है तंत्रिका तंत्र की, तो हमको ब्रेन पढ़ना पड़ता है। तो पहले हम ब्रेन को पढ़ेंगे। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो ब्रीथिंग रेट होती है, श्वास लेने की जो दर होती है, ब्रीथिंग रेट, वो कितनी होती है? श्वास दर, अगर मनुष्य की बात करें तो श्वास दर कितनी होती है? 12 से 16 श्वास पर मिनट, है ना? कितनी होती है? 12 से 16 श्वास पर मिनट, ये उसका ब्रीथिंग रेट है, श्वास दर है। और हार्ट बीट कहे तो हार्ट बीट, एक हेल्दी मनुष्य की हार्ट बीट कितनी होती है? 72 टाइम पर मिनट। देखिए, श्वास दर 12 से 16 पर मिनट है, वो श्वास दर है। ब्रीथिंग रेट, श्वास को बाहर निकाला और अंदर लेना, वो है 12 से 16 श्वास पर मिनट। और हार्ट बीट, इट मीन की जो हृदय धड़कता है, वो कितना होता है? 72 पर मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम। अब आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है अपने को? कि जो श्वास है, जो हम अंदर हवा भरते हैं, बाहर निकालते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया, उसको कौन कंट्रोल करता है? समझ रहे हो? और ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? तो कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। यानी कि जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग है, श्वास लेने की प्रक्रिया का जो नियंत्रण है, रेगुलेशन है, वो कौन कर रहा है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कर रहा है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? ये न्यूरल कंट्रोल है। समझ रहे हो ना? कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है, तो न्यूरल कंट्रोल है। और एक किसके द्वारा होता है? मुख्यतः मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। अभी सिर्फ याद रखो किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम के द्वारा। देखिए, सेरिबेलम है अनुमस्तिष्क और ये सेरिब्रम है प्रमस्तिष्क। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए एक बार अपन ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब हम अगर ब्रेन की बात करें अपन, जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है फोर ब्रेन। सबसे पहला भाग होता है फोर ब्रेन। दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। देखिए, इन तीनों भागों का मतलब क्या है? फोर ब्रेन का मतलब होता है जो आगे होता है। फोर ब्रेन ये कहाँ होता है? आगे होता है, मस्तिष्क का आगे वाला भाग। मिड ब्रेन यानी कि बीच वाला, मध्य वाला भाग। क्लियर? और हिंड ब्रेन का मतलब होता है पीछे वाला। कौन सा? पीछे वाला। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, तो जो फोर हेड, जो कपाल है, कपाल के साइड जो भाग होता है वहाँ पर कौन सा पाया जाएगा? फोर ब्रेन। और उसके पीछे यानी कि मध्य में, उसके पीछे वाला भाग कौन सा होगा? मध्य ब्रेन। और हिंड ब्रेन कौन सा होगा? सबसे पीछे यानी कि गर्दन के ऊपर वाला भाग। समझ पा रहे हो ना? गर्दन के ऊपर वाला भाग वो हो जाएगा हिंड ब्रेन, यानी कि पीछे वाला। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 मुख्य भाग है, समझ पा रहे हो? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो कपाल वाला भाग, ओके, कपाल जो होता है वो। मिड ब्रेन मध्य वाला भाग, और हिंड ब्रेन कपाल से लगाकर ऊपर वाला भाग फोर ब्रेन में आएगा। और मिड ब्रेन जो मध्यम होगा, और हिंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला, गर्दन के ऊपर वाला, पीछे वाला जो एंडिंग पोर्शन होता है वो। समझ रहे हो ना? ये कैसा, ये स्ट्रक्चर ऐसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो देखो यहाँ पर, तो ये इंसान जो है वो इस तरफ खड़ा होगा, तो ये जो भाग होगा यहाँ से, ये वाला भाग वो फोर ब्रेन हो गया।
यहाँ पर कोई मिड ब्रेन होगा और पीछे वाला भाग कौन सा होगा, हिंड ब्रेन। तो ब्रेन, ये इंसान ऐसे, हम जितनी भी ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसको हम इंसान को इस तरफ, इंसान इस तरफ दिख रहा है ऐसा मानते हैं अपन और ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये आगे वाला भाग फोर ब्रेन हो गया, बीच में मिड ब्रेन आएगा और पीछे हिंड ब्रेन आएगा। समझ पा रहे हो? इंसान ऐसे खड़ा है और उसके हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके ब्रेन की। तो ये उसका कौन सा हो गया, फोर ब्रेन हो गया। इसके बाद मिड ब्रेन और पीछे हिंड ब्रेन आएगा। कंप्लीट यहाँ तक। तो ब्रेन के तीन भाग है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर। अब बात करते हैं वापस फोर ब्रेन की। अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, जो कि आगे होता है, उसके फिर से दो भाग होते हैं। एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डायनसेफ्लॉन। तो फोर ब्रेन के फिर दो भाग हैं। फोर ब्रेन के फिर से दो भाग है। कौन सा, एक तो सेरिब्रम और दूसरा डायनसेफ्लॉन। सेरिब्रम, सेरिब्रम और दूसरा होता है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। यहाँ पर ध्यान से समझना, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम, उसको हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। तो जो सेरिब्रम है और डायनसेफ्लॉन है, इनको हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको ब्रेन नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग यानी कि श्वसन का नियंत्रण, श्वसन के नियंत्रण में सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन का कोई भूमिका नहीं होती है। क्योंकि श्वसन कि मैं मुख्य रूप से कौन नियंत्रित, श्वसन में मुख्य रूप से कौन काम करता है, एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क। क्लियर। प्रमस्तिष्क तो उसमें पार्टिसिपेट करता नहीं है कुछ महत्वपूर्ण, इसीलिए हम प्रमस्तिष्क को नहीं पढ़े, यानी कि फोर ब्रेन को नहीं पढ़ना है, जिसके दो मुख्य भाग है। कौन कौन से, डायनसेफ्लॉन और सेरिब्रम। क्लियर। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो उसके कोई भाग नहीं है मिड ब्रेन के। सेरिब्रम को हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, मिड ब्रेन के कोई भाग नहीं है। अब बात कर लेते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन जो होता है वो पीछे वाला भाग होता है ब्रेन का। और हिंड ब्रेन जो होता है, हाइंड ब्रेन सॉरी, उसके फिर से तीन पार्ट है। हाइंड ब्रेन के फिर से तीन पार्ट है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो इसके फिर से कितने भाग है, इसके तीन भाग है। सबसे पहला भाग कौन सा है, सबसे पहला भाग है इसका पॉन्स। सबसे पहला भाग कौन सा है, पॉन्स है। दूसरा भाग जो है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको हम MO लिखते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये उसका दूसरा भाग हो गया। और तीसरा जो भाग है वो है सेरिबेलम, सेरिबेलम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। तो अब आप ब्रेन को बाहर से, ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्रेन के तीन मुख्य भाग है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन सॉरी। तो फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के फिर से दो भाग है, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। दूसरा है मिड ब्रेन, जिसके कोई भाग नहीं है। और तीसरा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के फिर से तीन भाग है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। एक है सेरिब्रम, एक है सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम। क्लियर। यहाँ पर ये भी याद रखना कि सेरिब्रम है वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और सेरिबेलम जो है उसकी हम बात करें तो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। दोनों ऐच्छिक ऐच्छिक है, लेकिन सेरिब्रम ऐच्छिक क्रियाओं को और सेरिबेलम ऐच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये था ब्रेन का नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर, तीन पार्ट ब्रेन की। अब हम ब्रेन, इसमें मुख्यतः श्वसन के लिए कौन कौन से काम आएंगे, एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और दूसरा सेरिबेलम, और तीसरा जो काम आता होता है पॉन्स। यानी कि हम बात करते हैं जो ब्रीथिंग का रेगुलेशन है, ब्रीथिंग का जो नर्वस कंट्रोल है उसकी बात करें तो वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, हाइंड ब्रेन के द्वारा होता है। क्योंकि पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, यही तीनों रेस्पायरेशन को रेगुलेट करते हैं। क्लियर। देखो, नर्वस कंट्रोल का मतलब होता है उसमें क्या होगी, न्यूरॉन्स होंगी। समझ लो ना, क्या होगा, न्यूरॉन्स होंगे, क्योंकि ब्रेन जो होता है उसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका।
और तंत्रिका कोशिका को ही अपन क्या बोलते हैं, तंत्रिका, तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, एल्विलाई। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो नेफ्रॉन। उसी प्रकार नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो ब्रीथिंग ऑफ रेगुलेशन, ध्यान से समझना, ब्रीथिंग ऑफ रेगुलेशन, श्वसन का, सॉरी, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग यानी कि श्वसन का नियंत्रण या नियमन जो कहो वो, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो श्वसन का जो नियमन होता है वो न्यूरॉन के समूह द्वारा होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन किसको बोलते हैं अपन, न्यूरॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के समूह द्वारा, न्यूरॉन के समूह द्वारा। तो जो ब्रीथिंग का नियमन की बात करें, ब्रीथिंग को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, न्यूरॉन का समूह करता है, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह करता है। और उसी तंत्रिका कोशिका का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं रेस्पायरेटरी सेंटर, यानी कि श्वसन केंद्र। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी सेंटर, श्वसन केंद्र। यानी कि जो ब्रीथिंग, सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन कर रहा है, रेस्पायरेटरी सेंटर उसको कंट्रोल कर रहा है। समझ में आई बात। और वो रेस्पायरेटरी सेंटर जो होता है वो किसका बना होता है, न्यूरॉन के समूह का बना होता है। और वो न्यूरॉन जहाँ पर प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि ये सेंटर वो है, ये सेंटर है ये। जैसे कि वो सेंटर पॉन्स में भी होता है, वो न्यूरॉन पॉन्स में होते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। अब आई बात समझ में। तो इन शॉर्ट जो रेस्पायरेशन जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, पॉन्स के द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। क्योंकि वो जो रेस्पायरेटरी सेंटर है, यानी कि वो जो न्यूरॉन का समूह है वो कहाँ पर है, पॉन्स में और मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। क्लियर। तो चलिए एक बार ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ इसको समझते हैं डायग्राम बनाकर। तो ये हमारे पास है ब्रेन का एक डायग्राम। तो इसमें आप देख रहे हो ये सबसे ऊपर वाला भाग है, ये है सेरिब्रम, है प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम की बात करें तो ये दो अर्ध गोलार्धों से मिलकर बना होता है। ये इसके पीछे भी एक भाग है और एक भाग ये है। और जो डायनसेफ्लॉन होता है वो उन दोनों के बीच में होता है, इसीलिए डैश डैश करके हल्का सा बनाया हुआ है यहाँ पर। और सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन ये दोनों किसके भाग है, फोर ब्रेन के भाग है। समझ पा रहे हो। तो ये तो हो गया सेरिब्रम पूरा, जो ब्लू कलर में बनाया हुआ है। सेरिब्रम के दो गोलार्ध होते हैं, सेमिस्फेयर से मिलकर बना होता है दो, एक इसके उस तरफ भी है, समझ पा रहे हो, एक उसके उस तरफ भी है और एक ये है। ये व्यक्ति ऐसे खड़ा है, इधर नाक, इधर आँख, ये नाक वगैरह, व्यक्ति इस तरफ खड़ा है और ये उसका साइड का पोर्शन है। तो ये हो गया उसका सेरिब्रम। ओके। और एक सेरिब्रम उस तरफ है, दो अर्ध गोलार्धों से मिलकर बना होता है, तो एक भाग उस तरफ और एक भाग इस तरफ है और दोनों के बीच में होता है डायनसेफ्लॉन। तो ये तो हो गया फोर ब्रेन। ये बीच वाला भाग है ग्रीन कलर में, वो है मिड ब्रेन उसका, ये हो गया मिड ब्रेन। और ये पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये सेरिबेलम, ये तीनों किसके भाग है, हिंड ब्रेन के। तो ये फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया जिसका कोई भाग नहीं है, और यहाँ से लाकर यहाँ तक ये पूरा है अपना हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन भाग है, पॉन, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। क्लियर यहाँ तक। अब समझते चलिए कि जो ब्रीदिंग है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाता है वो। तो ब्रीदिंग का कंट्रोल जो होता है वो कौन करता है, न्यूरॉन के समूह करते हैं, न्यूरॉन के समूह करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी सेंटर। न्यूरॉन के समूह करते हैं, तंत्रिका कोशिका के समूह करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी सेंटर। अब ये जो रेस्पायरेटरी सेंटर होते हैं उसमें से एक रेस्पायरेटरी सेंटर जो होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वो उसकी डॉर्सल सरफेस पे। तो ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वाला, और उसकी ये डॉर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस। तो कहाँ पर, मेडुला ऑब्लोंगेटा की डॉर्सल सरफेस पे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कि उसकी डॉर्सल सरफेस पे, तो ये हमने बना लिया, यहाँ पर हम बना लेते, ये मैंने ब्लू कलर में बनाया एक सेंटर। ओके। तो ये हो गया अपना, ये एक सेंटर है और इसको हम कहते हैं डॉर्सल रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, डॉर्सल रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जो कि न्यूरॉन का एक समूह है। समझ पा रहे हो।
इसको अपन क्या बोलते हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये जो हो गया, तो ये हो गया डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये वाला भाग जो कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अब इनसे क्या निकलती है, नर्व निकलती है, जो कि कहाँ पर पहुँचती है, ध्यान देना, जो कि लंग्स की इंटरकॉस्टल मसल्स में और डायफ्राम की रेडियल मसल्स में पहुँचती है। क्लियर। तो एक बार हम लंग्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लंग्स बना दिए। तो देखिए लंग्स जो होते हैं उनके दो आवरणों से घिरे रहते हैं। ये जो आंतरिक आवरण उसको हम कहते हैं विसेरल प्लूरा, और बाहरी आवरण को पैराइटल प्लूरा। और ऊपर की तरफ यहाँ पर ये जो दो बोन्स है वो कौन सी है, क्लेविकल है, और नीचे क्या है, डायफ्राम है। और ये जो मैंने डॉट डॉट किए ग्रीन कलर में वो है रिब्स है। और रिब्स, ये रिब्स है, ये रिब्स जो होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। नीचे से डायफ्राम प्रोटेक्ट करता है, ऊपर से क्लेविकल, और साइडों में रिब्स, और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी। ये सब मिलाकर क्या बनाती है, रिब केज, वक्षीय पिंजरा, थोरेसिक केज, सॉरी। उस थोरेसिक केज में कौन प्रोटेक्ट रहता है, लंग्स प्रोटेक्ट रहते हैं। अब हमने पढ़ा था कि ये जो दो रिब्स हैं, ये रिब्स है, उनके बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पर क्या होती है, उनके बीच में क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो है वो क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स है। समझ पा रहे हो, क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये क्या है, इंटरकॉस्टल मसल, ध्यान से समझना, ये है इंटरकॉस्टल मसल। वो भी कौन सी, EICM। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, EICM की। क्योंकि सामान्य श्वसन में कौन सी पेशियाँ काम आती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके। और ये जो है वो कौन है, डायफ्राम है, डायफ्राम। और डायफ्राम में क्या होती है, रेडियल मसल्स, अरीय पेशियाँ। डायफ्राम में होती है रेडियल मसल्स, अरीय पेशियाँ। अब ध्यान से समझना, तो ये जो भाग था उसको हमने क्या बोला था, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, ये न्यूरॉन का समूह है जिसको हमने बोला डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब वहाँ से क्या निकलेगी, नर्व निकलती है, जो कि जाती है, एक नर्व कहाँ पे जाती है, EICM में जाती है। क्लियर। एक नर्व कहाँ जाती है, EICM में। और दूसरी जो उसकी जाती है वो कहाँ जाती है, डायफ्राम की रेडियल मसल्स में, डायफ्राम की रेडियल मसल्स में। क्लियर। इस नर्व को नाम लेते हैं फ्रेनिक नर्व, इसको बोलते हैं फ्रेनिक तंत्रिका। जो डायफ्राम की तरफ जाती है उसको क्या बोला जाता है, फ्रेनिक तंत्रिका। समझ में आई बात यहाँ तक। तो अब इन दोनों को मैसेज किया। अब ये जो क्या मैसेज देती है, जो इंस्पिरेशन की क्रिया होती है, इनहेलेशन, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज देगा। समझ पा रहे हो। तो EICM में, इसके मैसेज से EICM में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। EICM में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। साथ में डायफ्राम की रेडियल मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, कौन सा, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इसकी हम बात करें, ये कौन सा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उनसे दो नर्व निकलती है, एक EICM में जाती है और दूसरी डायफ्राम की रेडियल मसल्स में। और वो क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। अब वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी तो क्या होगा, थोड़ा हमने पूरा पढ़ा है कि जब EICM में और रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है कि जो रिब्स होती है वो अंदर की तरफ आती है ना, उरोस्थी अंदर आती है, डायफ्राम अंदर आता है, जिससे क्या हो जाता है, सांस अंदर लेते हैं अपन, तो सॉरी, जब सांस जो स्टर्नम वो ऊपर की ओर उठेगी, रिब्स ऊपर उठेगी, समझ रहे हो। और डायफ्राम जो होता है वो कैसा हो जाएगा, डायफ्राम जो होता है वो चपटा हो जाता है। ये जो डायफ्राम गुंबदाकार वो कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, थोरेसिक केस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। थोरेसिक केस का वॉल्यूम बढ़ने से जो लंग्स है वो फैल जाएंगे, और लंग्स के फैलने से उनका प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा। और गैसें कहाँ से कहाँ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर की जो गैस है वो कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी। समझ पा रहे हो। देखिए EICM में कॉन्ट्रैक्शन, रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन।
स्टर्नम ऊपर उठेगी, रिब्स ऊपर उठेगी, डायफ्राम चपटा हो जाएगा। तो थोरेसिक की देखो, स्टर्नम यहाँ पे होती है, चेस्ट बोन होती है, स्टर्नम बीच में 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये ऊपर उठेगी। पसलिया, ये पसलिया है पूरी चारों तरफ, ये पसलिया ऊपर उठेगी, ये डायफ्राम में चपटा हो जाएगा। तो पूरा वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ जाने से लंग्स फैल जाएंगे, लंग्स के फैलने से लंग्स का वॉल्यूम आयतन बढ़ जाएगा, लंग्स का आयतन बढ़ेगा तो लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। तो वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, तो एटमॉस्फेयर की एयर कहाँ आ जाएगी, बॉडी के अंदर आ जाएगी। बात आई समझ में, ये चीज़ हो गई। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या है, न्यूरॉन का समूह है। समझ पा रहे हो, ये है क्या, और कुछ नहीं है, न्यूरॉन का, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जो कि डॉर्सल सरफेस पे है। न्यूरॉन का समूह है और कुछ नहीं है। अब न्यूरॉन के समूह, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पर बनाया अगर, तो न्यूरॉन कैसा होता है, न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है और नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पर एक्सॉन होता है। तो इस सेल बॉडी वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, इसको को यहाँ पर प्रेजेंट क्यों माना, क्योंकि ये एक्सॉन तो लंबा होगा, एक्सॉन तो लंबा भाग है ना, जो कहाँ आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जो सेल बॉडी है वो कहाँ पर होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होती है। तो ये सेल बॉडी होता है और ये न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम तो पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसकी पोजीशन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि सेल बॉडी यहाँ पर है। क्लियर, इसके दो भाग होते हैं, इसको अपन कहते हैं सेल बॉडी, और जो लंबा भाग होता है नीचे वाला उसको हम कहते हैं एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो ये जो भाग है वो एक्सॉन है। तो अब बात करते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा की डॉर्सल सरफेस पे होता है, और वो किसको, ईआईसीएम को और डायफ्राम की रेडियल मसल्स को मैसेज देता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर। और कौन सी क्रिया संपन्न होगी, इंस्पिरेशन की क्रिया। तो ये जो मैसेज आएगा वो कितने सेकंड के लिए होगा, इंस्पिरेशन की क्रिया कितने सेकंड के लिए होती है, 2 सेकंड के लिए। ये क्रिया किसके लिए होती है, 2 सेकंड तक होती है। लेकिन अब ध्यान से समझना, यह क्रिया कितने के लिए होती है, 2 सेकंड के लिए होती है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक बार ये मैसेज दे देता है ईआईसीएम और डायफ्राम की रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का, तो वो लगातार मैसेज देता ही रहता है। तो उससे क्या होगा, लगातार मैसेज मिलता रहेगा तो क्या होगा, लगातार इंस्पिरेशन होगा, यानी कि आपके फेफड़े क्या होंगे, फूलते ही जाएंगे, फूलते ही जाएंगे। तो फेफड़े क्या होंगे, फूलते ही जाएंगे, फूलते ही जाएंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, फेफड़े क्या हो सकते हैं, बस ब्लास्ट हो सकते हैं वो। यानी कि ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो क्या करता है, इम्पल्स देता है ईआईसीएम को और रेडियल मसल्स को। तो ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे इंस्पिरेशन की क्रिया होती है। लेकिन ये क्रिया कितने के लिए होती है, 2 सेकंड के लिए। लेकिन इसकी खराब बात क्या है डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की, कि ये जो होता है वो क्या करता है, एक बार इम्पल्स दिया उसने कॉन्ट्रैक्शन का, देता ही रहता है बार बार। तो लगातार इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो इंस्पिरेशन होता रहेगा, होता रहेगा, अंदर हवा भरती जाएगी, फेफड़ों में भरती जाएगी, और फेफड़ों में हवा भरती जाएगी, भरती जाएगी, तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो सकते हैं। क्लियर। तो इसीलिए आगे ध्यान से समझना, तो इसीलिए जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है उसके अलावा पॉन्स में, देखिए पॉन्स भाग कहाँ पर अभी रेड कलर में बनाया हुआ है, ये रहा पॉन्स। तो पॉन्स में एक और सेंटर होता है, पॉन्स में क्या होता है, एक और सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। आ रही बात समझ में। तो चलिए पॉन्स में एक सेंटर बना देते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, रेड कलर में बनाते हैं। तो ये रहा पॉन्स। तो पॉन्स में क्या होता है, एक सेंटर पॉन्स में बना देते हैं, ठीक है, और उसको हम कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये कौन सा सेंटर है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये हो गया अपना न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो कि कहाँ पर होता है, पॉन्स में होता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, सॉरी एन रह गया, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो कहाँ पर है, पॉन्स में है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो लगातार मैसेज भेजता रहता है कॉन्ट्रैक्शन के, और लगातार इंस्पिरेशन होता रहेगा। तो उसको रोकने के लिए पॉन्स में एक और सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। समझ में आई बात। पहला सेंटर तो कौन सा है,
डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा कौन सा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसको स्विच ऑफ का सिग्नल भेजता है। कैसा सिग्नल भेजता है, स्विच ऑफ का सिग्नल भेजता है। समझ पा रहे हो बात को, यानी कि वो लगातार इंस्पिरेशन करता ही जा रहा है, तो वो उसको 2 सेकंड के बाद तुरंत क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा, किसका, स्विच ऑफ का, यानी कि उसको 2 सेकंड के बाद क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा, ताकि वो मैसेज नहीं भेज पाएगा। यानी कि ये क्या करेगा, 2 सेकंड में, ध्यान देना मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, किसको मैसेज दे रहा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। कैसा मैसेज दे रहा है, ये कैसा मैसेज दे रहा है, स्विच ऑफ का मैसेज दे रहा है। यानी कि 2 सेकंड बाद वो उसको क्या कर रहा है, स्विच ऑफ कर रहा है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार वो क्या कर रहा है, एक्सेसिव इंस्पिरेशन को रोक रहा है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन को रोक रहा है। यानी कि जैसे 2 सेकंड हुए, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसको मैसेज देगा, पॉन्स में जो उपस्थित है मैसेज देगा, किसका, स्विच ऑफ का मैसेज देगा, इसको क्या कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा। जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा EICM और रेडियल मसल्स में। EICM क्या होगी, रिलैक्स होगी, रेडियल मसल्स रिलैक्स होगी। EICM रिलैक्स होगी, EICM रिलैक्स होगी तो क्या होगा, जो रिप्स है वो नॉर्मल हो जाएगी, डायफ्राम वापस नॉर्मल हो जाएगा, स्टर्नम यहाँ ऊपर है वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। ये सब नॉर्मल हो गए तो थोरेसिक केस का वॉल्यूम कम हो गया, थोरेसिक केस का वॉल्यूम कम हो गया, लंग्स सिकुड़ गए, यानी कि लंग्स का वॉल्यूम कम, लंग्स का वॉल्यूम कम, लंग्स का प्रेशर ज़्यादा और बाहर प्रेशर कम, तो अंदर की सारी हवा कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये हो गया एक्सेलेशन, यानी कि एक्सपायरेशन, यानी कि बहिश्वसन, श्वास को बाहर निकालना। समझ में आई बात। देखिए EICM क्या है, वो कन्फ्यूजन नहीं है ना। EICM क्या है, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने। EICM क्या होती है, दोनों पेशियों के बीच में, दोनों पसलियों के बीच में पाए जाने वाली पेशियाँ है। ओके, ये 2 प्रकार की होती है, EICM और IICM। ठीक है, EICM सामान्य श्वसन में इस्तेमाल होती है और IICM बलपूर्वक श्वसन में, जब तेज़ी से श्वास लेते हैं तब IICM यूज़ होती है। और यहाँ पर हम सामान्य श्वसन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम EICM की बात कर रहे हैं। तो जो ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, वहाँ से नाव निकलती है, वहाँ से किसको मैसेज जाता है, EICM को और डायफ्राम की रेडियल मसल्स को। लेकिन उसकी डिमेरिट क्या है कि वो बार बार मैसेज देता रहता है, तो उसके लिए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, किसके लिए, पॉन्ड्स में सेंटर होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। वो क्या करता है, जैसे ही 2 सेकंड हुए इसको तुरंत किसका मैसेज देगा, स्विच ऑफ का, तो स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये अब कॉन्ट्रैक्शन के मैसेज नहीं दे पाएगा। तो EICM और डायफ्राम की रेडियल मसल्स में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा, यानी कि श्वास बाहर निकलने की क्रिया होगी। समझ में आई बात। अब आगे समझना, तो 2 सेंटर हो गए, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, 2 सेंटर यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना कि जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, अगर उसकी जो वो अधिक प्रभावशाली हुआ, यहाँ पर हम समझते हैं कि जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ध्यान देना, वो अगर अधिक प्रभावशाली हुआ तो क्या होगा, और कम प्रभावशाली है, अगर कमज़ोर है वो तो क्या होगा, अगर वो अधिक प्रभावशाली है तो इंस्पिरेशन कम अवधि का हो जाएगा। अगर ये प्रभावशाली अधिक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर अधिक प्रभावशाली है, तो बार बार स्विच ऑफ के सिग्नल भेजेगा। तो जो इंस्पिरेशन की क्रिया है, क्योंकि ये क्या करवा रहा है, इंस्पिरेशन करवा रहा है, यानी कि इनहेलेशन करवा रहा है, श्वास को अंदर लेना है, तो ये स्विच ऑफ के सिग्नल बार बार भेजता रहेगा, तो इंस्पिरेशन की क्रिया क्या हो जाएगी, इंस्पिरेशन की अवधि कम हो जाएगी। और इंस्पिरेशन की अवधि कम होगी तो फेफड़े क्या होंगे, क्या पूरी तरह से भरेंगे, नहीं, फेफड़े क्या होंगे, आंशिक रूप से भरेंगे। समझ में आई बात। और अगर इसके न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है उसके स्विच ऑफ के सिग्नल कमज़ोर होंगे, यानी कि देरी से आएंगे, तो इंस्पिरेशन बराबर होगा। ओके, और इंस्पिरेशन जो होगा वो उसकी अवधि बढ़ जाएगी, और इंस्पिरेशन की अवधि बढ़ेगी, यानी कि लंग्स जो होते हैं वो पूरी तरह से भर पाएंगे। समझ पा रहे हो, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, अगर उसका मतलब उसका जो प्रभाव है वो अधिक है, तो बार बार स्विच ऑफ के सिग्नल भेजेगा, तो बार बार EICM और रेडियल मसल्स में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, यानी कि इंस्पिरेशन की अवधि कम हो जाएगी। इंस्पिरेशन की अवधि कम हुई यानी कि लंग्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं भर पाएगी। समझ पा रहे हो, क्लियर यहाँ तक। अब आगे समझना, एक और सेंटर होता है जो कि कहाँ पर जिसको हम कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। अब हम बात करते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर की। अब ये जो सेंटर है जिसको हमने बोला डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसके
अधर पार्श्व सतह पर, यानी कि मेडुला की अधर पार्श्व सतह पर, ये मेडुला है तो मेडुला की अधर पार्श्व सतह पर एक और, यहाँ पर ध्यान देना मैं बना रहा हूँ, एक और अधर पार्श्व, वेंट्रल और साइड में अधर पार्श्व सतह पर एक और सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। ये रहा जो मैंने रेड कलर में बनाया हुआ है, एपन्यूस्टिक सेंटर। ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं इसको हम, एपन्यूस्टिक सेंटर। इसको हम कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, जो कि तीसरा रेस्पिरेटरी सेंटर है, एपन्यूस्टिक सेंटर। अब ये एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है कि ये जो स्विच ऑफ के सिग्नल भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये अगर स्विच ऑफ के सिग्नल भेजे तो समय हमेशा के लिए स्विच ऑफ नहीं जाए, मतलब कि हमेशा वो बंद ही नहीं रहे, समझ रहे हो। तो एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा, इसको वापस मैसेज देगा, किसको, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को वापस सिग्नल देगा। मैं यहाँ पर बनाया ये ब्लू कलर से, आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर में बनाया हुआ ये, तो ये वापस इसको मैसेज देगा, ठीक है। यहाँ पर हम अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार डायग्राम बना के देखिए। ये कौन सा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, और ये कौन सा है, पॉन्स में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और नीचे कौन सा है, यहाँ पर एक और है, नीचे कौन सा है, वो एपन्यूस्टिक सेंटर। तो ये तो हो गया अपना कौन सा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और इसको हम कर लेते हैं ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और जो नीचे की तरफ है वो कौन सा है, एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। अब समझना कि जो ये वाला जो सेंटर है जिसको हमने बोला डॉर्सल, ये कौन सा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। देखो, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, और इसके ऊपर जो है ये कौन सा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और ये जो है, ये उसको हमने क्या बोला, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये कौन सा, एपन्यूस्टिक सेंटर। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर सारी थियोरी क्लियर हो जाएगी। एपन्यूस्टिक सेंटर, अब जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो क्या करती है, मैसेज भेजती है। यहाँ से 2 नर्व आई, मैसेज आई, चलो देख लेते हैं अपन। ओके, ये देखो यहाँ से कितनी नर्व आ रही है, 2 नर्व आ रही है। वो दोनों नर्व कहाँ कहाँ मैसेज ले जा रही है, बताइए कहाँ कहाँ मैसेज ले जा रही है। एक तो कहाँ पर, EICM में, एक तो कहाँ मैसेज ले जा रही है, EICM में, EICM में, और दूसरा कहाँ पर, डायफ्राम की रेडियल मसल्स में। कहाँ पर, रेडियल मसल्स में। और रेडियल मसल्स किसका हिस्सा है, डायफ्राम का, डायफ्राम में होती है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये जो डायफ्राम में जो नर्व जाती है उसको हमने बोला फ्रेनिक नर्व। डायफ्राम में जो तंत्रिका जाती है वो कौन सी होती है, फ्रेनिक तंत्रिका। अब EICM और रेडियल मसल्स में, दोनों में, डायफ्राम की रेडियल मसल्स और EICM, इन दोनों में क्या होगा, बताइए इन दोनों में क्या होगा। अब उनको मैसेज मिला है तो इन दोनों में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि संकुचन होगा। और हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा है कि इन दोनों में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वास अंदर भरी जाती है। इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा, श्वास का अंदर भरना। समझ में आई बात। अब ये क्रिया कितने सेकंड के लिए होती है, 2 सेकंड के लिए होती है। और ये क्रिया 2 सेकंड के लिए होती है, ये कौन डिसाइड करता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। क्योंकि जैसे ही 2 सेकंड हुए, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, बताइए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, इसको स्विच ऑफ का सिग्नल भेजेगा। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, उसको स्विच ऑफ का सिग्नल भेजेगा, स्विच ऑफ का सिग्नल, स्विच ऑफ का सिग्नल भेज देगा। लेकिन वो परमानेंट स्विच ऑफ रह गया तो, यानी कि स्विच ऑफ सिग्नल भेजने के बाद क्या होगा, और स्विच ऑफ का सिग्नल भेजा यानी कि तब क्या होगा, एक्सपीरेशन होगा। तब क्या होगा, एक्सपीरेशन होगा, जो कि कितने के लिए होगा, 3 सेकंड के लिए होगा। समझ पा रहे हो, तब क्या होगा, एक्सपीरेशन 3 सेकंड के लिए। अब इसके बाद वापस तो श्वास अंदर भरनी है ना, इंस्पिरेशन वापस करना है ना, तब कौन काम आएगा, एपन्यूस्टिक सेंटर। तब बात आई समझ में। तो एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा, इसको वापस डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को वापस क्या करेगा, मैसेज देगा, किसके लिए,
कि उसको क्या करना है, उसको मैसेज देना है EICM और रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का, यानी कि एपन्यूस्टिक सेंटर वापस क्या करेगा, इसको मैसेज देगा, किसको, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इंस्पिरेशन के लिए। तो अब बात समझ में आई तीनों सेंटर की। पहला सेंटर कौन सा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और तीसरा एपन्यूस्टिक सेंटर। ये तीनों सेंटर है यहाँ पर। समझ में आई बात, तीनों की क्रिया देखिए ध्यान से एक बार फिर समझते हैं। डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है उनसे नर्व निकल रही है EICM में और रेडियल मसल्स में जा रही है, जो कि EICM और रेडियल मसल्स दोनों को कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज देती है। दोनों अब इंस्पिरेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हुआ, इंस्पिरेशन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने से इंस्पिरेशन कैसे हुआ, क्योंकि EICM में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो पसलियाँ ऊपर उठी, स्टर्नम ऊपर उठी, डायफ्राम चपटा हो गया, जिससे थोरेसिक केस का वॉल्यूम बढ़ गया। थोरेसिक केस का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स फैल गए, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, तो लंग्स का प्रेशर कम हो गया, तो एटमॉस्फेयर की एयर कहाँ आ गई, अंदर, हो गया इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन, श्वास अंदर ले लिया हमने। अब इसको 2 सेकंड का समय लगा, किसने निर्धारित किया, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ने, क्योंकि जैसे 2 सेकंड हुए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, स्विच ऑफ का सिग्नल भेजेगा, इसको स्विच ऑफ कर देगा। जैसे ही स्विच ऑफ हुआ ये मैसेज आना बंद हो जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन 3 सेकंड के लिए, और श्वास बाहर ले जाएगी। लेकिन इसको वापस तो उद्दीपित करना पड़ेगा ना, इसको वापस स्टिमुलेट करना पड़ेगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो वो कौन करता है, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये इसको वापस स्टिमुलेट करता है, वापस मैसेज देता है। किसका मैसेज देता है, कि उसको वापस क्या करना है, स्टिमुलेट होना, और वापस उसको डायफ्राम की रेडियल मसल्स को और EICM को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, उनको संकुचित करवाना है। समझ में आई बात। और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के स्ट्रोक यानी कि उसकी जो अधिक प्रभावशाली होंगे, तो क्या होगा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर अगर अधिक प्रभावशाली हुआ तो बार बार स्विच ऑफ के सिग्नल भेजेगा, तो इंस्पिरेशन की क्रिया क्या होगी, उसकी अवधि कम हो जाएगी। बार बार स्विच ऑफ करेगा तो ये बार बार इंस्पिरेशन कम हो जाएगा, यानी कि फेफड़े आंशिक रूप से भरेंगे। फेफड़े क्या होंगे, आंशिक रूप से भरेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो ये था रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। इसमें 3 रेस्पिरेटरी सेंटर काम में आते हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और दूसरा है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और तीसरा एपन्यूस्टिक सेंटर। तीनों की पोजीशन याद रखना। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वो कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। ओके, कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। ये सारे देखो यहाँ पर, ये रहा, कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। 2 सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में, एक डॉर्सल पे और एक वेंट्रल पे। वेंट्रल पे है वो एपनिस्टिक है, डॉर्सल पे है वो कौन सा है, डॉर्सल पे है वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और एक कहाँ पर है, पॉन्स में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो 3 रेस्पिरेटरी सेंटर है। एक्चुअल में रेस्पिरेटरी सेंटर है क्या, और कुछ नहीं है, न्यूरॉन का समूह है। तो 3 अलग अलग जगह पर न्यूरॉन के 3 समूह हैं, 2 मेडुला ऑब्लोंगेटा में और एक है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर में। समझ में आई बात। 2 कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये न्यूरॉन के समूह है, तंत्रिका कोशिकाओं के समूह है। न्यूरॉन इट मीन व्हाट, तंत्रिकाएं कोशिकाएं, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है और कुछ नहीं है। क्लियर। तो ये था रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन का नियमन, वो भी कौन सा, नर्वस कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पर हमने एक रेखा चित्र बनाया है, इसको अच्छे से समझते हैं अपन। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ पॉन्ड्स बनाया है, जिसमें एक सेंटर होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और ये जो भाग है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में 2 सेंटर होते हैं, डॉर्सल सरफेस पे डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और जो वेंट्रल सरफेस होता है उस पर कौन सा होता है, एपन्यूस्टिक सेंटर। तो ये जो है 3rd नंबर पे, ये जो है वो कौन सा, एपन्यूस्टिक सेंटर है, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये हो गया एपनिस्टिक सेंटर। अब बात करते हैं क्रिया कैसे होती है, ध्यान से समझना। देखिए डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उनसे नाव निकल रही है, जो कहाँ जा रही है, डायफ्राम की रेडियल मसल्स में और EICM में, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कहाँ होती है, रिब्स में। इसको प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अब यहाँ से जो नाव निकल रही है, जो दोनों को क्या मैसेज दे रही है, एक ही मैसेज दे रही है, किसका, कॉन्ट्रैक्शन का। और इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हमको पता है क्या होता है, इंस्पिरेशन। क्लियर। अब ये इंस्पिरेशन लगातार होगा। अब इनके पास एक ही मैसेज है कि इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करवाते रहेंगे, तो लगातार इंस्पिरेशन होता रहेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि लंग्स फट सकते हैं।
तो उसके लिए क्या होता है, पॉन्स में एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। समझ रहे हो, ये कौन सा सेंटर है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। जो तीसरा है वो, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा सेंटर है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है। ये कौन सा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है। अभी न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, टॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज देता है। वो एक ही सिग्नल देता है, कौन सा, स्विच ऑफ का सिग्नल। जैसे इसने स्विच ऑफ का सिग्नल दिया, ये क्रिया नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इंस्पिरेशन नहीं होगा। क्लियर, तो क्या होगा अब, एक्सपिरेशन, यानी कि हवा फेफड़ों से बाहर आएगी। कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। क्लियर। अब इसने स्विच ऑफ का सिग्नल दे दिया, ये तो स्विच ऑफ हो गया। उसी उसी दरमियान जो वेंट्रल सरफेस पे एपनिस्टिक सेंटर है वो काम आएगा। वो क्या करेगा, इस डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रीस्टार्ट करेगा। ये स्टार्ट कर रहा है, ये ऑफ कर रहा है, और ये रीस्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट ऑफ और रीस्टार्ट। ये स्टार्ट किया, इंस्पिरेशन हुआ, इसने स्विच ऑफ का सिग्नल दिया, ओके, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, इंस्पिरेशन नहीं हुआ, क्या हो गया, एक्सपायरेशन हो गया 3 सेकंड के लिए। अब वापस एपनिस्टिक सेंटर इसको रीस्टार्ट करेगा, वापस इसको मैसेज देगा और वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर। तो इस प्रकार ये रेगुलेशन हुआ ब्रीथिंग का। समझ में आई बात पूरी, क्लियर यहाँ तक। तो चलिए बात करते हैं हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, यानी कि हैरिंग ब्रूअर चाप क्या होता है वो। तो हैरिंग ब्रूअर जो चाप होता है वो जनरली पैसिव यानी कि इनएक्टिव रहता है। ये एक्टिव कब होता है, जब एल्वुलाई अत्यधिक भर जाए, यानी कि कुपिकाओं में बहुत ज़्यादा वायु भर जाती है, तभी एक्टिव होता है। तो चलिए हैरिंग ब्रूअर चाप क्या होता है उसको समझते हैं। तो ब्रोंकस और ब्रोंकियल्स में, ब्रोंकस और ब्रोंकियल्स जो होते हैं उनकी जो भित्ति होती है उनमें विशेष प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। बस ये नाम याद रखना, विशेष प्रकार की रिसेप्टर पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ये जो स्ट्रैप्स रिसेप्टर होते हैं उनकी खास बात क्या है कि फेफड़ों में यानी कि एल्वुलाई में वायु दाब, एयर प्रेशर के लिए संवेदनशील होती है। यानी कि जो फेफड़ों का प्रेशर है उसके प्रति कैसी होती है, सेंसिटिव होती है। उनका प्रेशर बढ़ता है या घटता है तो उससे इसको फ़र्क पड़ता है। किसको, स्ट्रेच रिसेप्टर। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव का मतलब फ़र्क पड़ना। अगर परिस्थिति बदलती है तो उसको फ़र्क पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संवेदनशील है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो किसके प्रति संवेदनशील थे, वायु दाब, यानी कि फेफड़ों के अंदर जो प्रेशर है उसके प्रति संवेदनशील है। यानी कि फेफड़े यानी क्या, एल्वुलाई कोपिका, यानी कि कोपिका के अंदर जो हवा भरती है उसके प्रेशर, उसके दाब के प्रति संवेदनशील है। अगर वो हवा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो उसके प्रति स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होता है, अब किसी कारणवश अगर एल्वुलाई में, कोपिकाओं में लगातार हवा भरती गई तो क्या होगा, जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स है उसकी भित्ति में स्ट्रेच रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। कब एक्टिव हो जाएंगे, जब लंग्स का दाब बढ़ता जाएगा। दाब कब बढ़ेगा, जब फेफड़ों में हवा भरती जाएगी, यानी कोपिकाओं में हवा भरती जाएगी। तो कोपिका लगातार भरती जाएगी, यानी कि फेफड़े लगातार भरते गए, तो लगातार भरते गए तो उनका दाब बढ़ गया। जैसे इनका दाब बढ़ा तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होगी, सक्रिय होगी, क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं, फेफड़ों में वायु दाब के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो वायु दाब बढ़ता गया तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो सक्रिय हो गए। अब ये सक्रिय होकर रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं उसको निष्क्रिय बना देते हैं। समझ रहे हो, रेस्पिरेटरी सेंटर को पैसिव निष्क्रिय कर देते हैं। उससे क्या होगा, EICM में और रेडियल मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो नहीं होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं ना वही तो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो इसने मैसेज दिया और उनको पैसिव बना दिया, यानी कि EICM और रेडियल मसल्स में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, वो रिलैक्स हो जाएगी। तो इनमें रिलैक्स होने से क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। समझ में आई बात। और उसी को हम कहते हैं हैरिंग ब्रूअर चाप। तो हैरिंग ब्रूअर चाप क्या है कि ब्रोंकस और ब्रोंकियल्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। तो जब एल्वुलाई बहुत अधिक भर जाती है तब ये एक्टिव हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी सेंटर को पैसिव निष्क्रिय कर देते हैं मैसेज देकर। उसी को हम कहते हैं हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, यानी कि हैरिंग ब्रूअर चाप। क्लियर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना, नॉट कि जो डीप ब्रीथिंग होती है, जो गहरा संवातन होता है, डीप ब्रीथिंग समझना,
जो डीप गहरे श्वास हम लेते हैं, डीप ब्रीथिंग, उस डीप ब्रीथिंग के लिए जो इम्पल्स होते हैं उसको जो रेगुलेट करता है वो करता है सेरिब्रम करता है। समझ में आई बात? डीप ब्रीथिंग को कौन कंडक्ट करता है? सेरिब्रम करता है। जबकि जनरली जो ब्रीदिंग होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाने वाले दो सेंटर, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और कौन सा? एपनिस्टिक सेंटर, और साथ में पॉन्स में पाए जाने वाला न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो 3 सेंटर है जो नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। एक तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा एपनिस्टिक सेंटर और तीसरा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये 3 सेंटर है। और डीप ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। और जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। देखिए 3 सेंटर है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड कौन सा है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और नंबर थर्ड एपनिस्टिक सेंटर। ये जनरल ब्रीदिंग, सामान्य संवातन को कंट्रोल करता है। और ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा में होती है। और पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये दोनों किसके भाग है? सेरिबेलम की। तो नॉर्मल ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। और डीप ब्रीथिंग जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, यानी कि अनुमस्तिष्क। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।